नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आपका फिर से एक बार स्वामी प्रिया कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मराठी का सेकंड चैप्टर मी चित्रकार कसा झालो मराठी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने वाली हूँ। अगर आपको मराठी टू मराठी ट्रांसलेट वीडियो देखना है चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर। धडा दुसरा, मी चित्रकार कसा झालो। पाठ दूसरा, मैं चित्रकार कैसे बना। ल म कडू 1947। ल म कडू लेखक का नाम है, उनका जन्म हुआ है 1947। प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार। लेखक जो है प्रसिद्ध मराठी लेखक है और चित्रकार है। त्यांची बालसाहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। जो उनकी बाल साहित्य जो लिखे हुए उनके 30 पुस्तक प्रकाशित हुए हैं। त्यांची झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक। उन्होंने जो झाड़ करके लिखा हुआ बुक है वो बच्चों के लिए लिखा है और द्विभाषिक बुक है। द्विभाषिक मतलब दो भाषा में, जैसे मैं आज आपको मराठी टू हिंदी पढ़ाती हूँ तो वैसे ही वो द्विभाषिक पुस्तक है जो दो भाषा में लिखा हुआ है। खारीचा वाटा हा कथा संग्रह। खारी का वाटा जो है वो कथा संग्रह है। जॉर्ज कवर हे चरित्र, जॉर्ज कवर नाम का चरित्र है। रावीचा मोर हे बाल साहित्य इत्यादि पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। रावीचा मोर ये बाल साहित्य है और ऐसे बहुत सारी बुक्स प्रसिद्ध है। त्यांनी 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमीचा बाल साहित्य पुरस्कार। अभी लेखक ने 2017 में खारीचा वाटा ये जो बुक लिखा है उसको साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। वह 2014 साली महाराष्ट्र शासनतर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेला आहे और 2014 में महाराष्ट्र शासन के तरफ से उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती का साने गुरुजी पुरस्कार उनको मिला है। शेवगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले। शेवगाव और अहमदनगर है, वहाँ पे जनवरी में 2018 में बालकुमार साहित्य का सम्मेलन था, वहाँ पे उन्होंने अध्यक्ष पद लिया हुआ था। निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात, हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितले आहे। मतलब जो निसर्ग है उसके साथ रहने से हम लोग को बहुत सारी कलाएं उपयुक्त होती है। ये यहाँ नीचे के पाठ में लेखक ने अपने खुद के अनुभव में बताया है। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। बच्चों, यहाँ पे लेखक खुद के अनुभव जो उन्होंने देखे हैं वो बताने वाले हैं। प्रथम निसर्ग, उन्होंने फर्स्ट निसर्ग को इम्पॉर्टंट दिया है। आपण निसर्गाला कधी विसरून चालणार नाही। मतलब बच्चों, हम लोग को कभी निसर्ग को नेचर को कभी भूलना नहीं चाहिए। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्याला फायद्याचं आहे। मतलब नेचर के साथ रहना मतलब हम लोग का उसका इतना फ़ायदा यानी मुनाफा है, प्रॉफिट है कि उसके साथ रहना ही उसमें हमारी भलाई है। निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतं। मतलब बच्चों, निसर्ग हम लोग का पालन पोषण करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, हम लोग को पता है। हम लोग पहले से सीखते आए हुए कि निसर्ग के वजह से हम लोग को क्या क्या मिलता है। रहना खाना पीना जो है वो हम लोग को निसर्ग की वजह से ही मिलता है। घर या खाना जो मिलता है वो निसर्ग के वजह से ही हम लोग को मिलता है आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो।
जो हम लोग को आर्ट सिखाता है वो कौन सिखाता है? नेचर ही सिखाता है। मतलब हम लोग का पालन पोषण भी करता है, साथ में हम लोग को आर्ट सिखाने का काम भी निसर्ग ही करता है। निसर्ग धुंडाळत रहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा अपसुक सापडतील। मतलब नेचर को ढूंढते रहना चाहिए, तो हम लोग को जो अच्छी कला जो है वो अपने आप मिलती रहे। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। अभी मैं आपको मेरी ही बात बताता हूँ। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। मेरा जो प्राइमरी स्टडी है वो एक छोटे से खेडे में हुआ। माझं खेडे अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं। मेरा जो खेड़ा है, गांव जो है, वो पूरा नेचर से भरा हुआ और सुसंस्कृत है। घनदाट जंगल, बहुत जंगल से भरा हुआ मेरा गांव है। दुथडी भरून वाहणारी नदी, बहुत बड़ी नदी है। नीले डोंगर, हिरवी रानं, नीले रंग के डोंगर है, हिरवी रानं, ग्रीन कलर के जंगल है। अवघा आनंदी आनंद, सब जगह खुशहाली ही खुशहाली। अशा वातावरणात माणसातील सर्जनशीलता उफाळून आली नाही तर नवलच। ऐसे वातावरण में, ऐसे एटमॉस्फेयर में किसी भी व्यक्ति को खुशी ना मिले, ये अलग ही बात है। माझा एक मित्र होता, जो लेखक है, उनका एक ही फ्रेंड था। आम्हाला खूप वाटायचं की आपण चित्र काढावीत, पण काय करणार? लेखक को बहुत लगता था कि बहुत सारी चित्र निकालते, ड्राइंग निकालते हैं, पर क्या करें? ऐसा प्रश्न, ऐसा सवाल लेखक को होता था। आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती, तर लेखक के पास कोई भी साधन नहीं था। पेंसिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागद ही नव्हता। मतलब लेखक को ड्राइंग निकालने के लिए ना पेंसिल थी, ना कलर्स थे, ना ब्रश था। ये तो छोड़ो ही, साथ में कागद भी नहीं था। अभ्यासाची एकच वही, लेखक को पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही बुक मिलता था। पाटीवर लिखण्याची एक पेंसिल, जो पाटी पे लिखते हैं उसके लिए एक ही पेंसिल थी। तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरायला लागायची। जो चौक रहता है, उसके टुकड़े होने के बाद वो संभाल के उनको इस्तेमाल करना पड़ता था। दूसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती, क्योंकि उनको दूसरी पेंसिल मिलना बहुत मुश्किल था। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता, मतलब बहुत बड़ी अडचण थी या तो धाक था की चित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची ना घरातल्यांना। मतलब जो लेखक चित्र निकालते थे, आर्ट निकालते थे, वो ना उनके टीचर्स को पसंद आता था ना घर वालों को। वात्रटपणा वाटायचा। मतलब वो जो चित्र निकालते हैं तो वो वात्रटपणा यानी एक अजीब सी पालिशपणा बोलते हैं, वैसे लगता। वैशाख महिन्यातलं ऊन करपून टाकणारं असायचं। वैशाख महीने का जो धूप था वो बहुत कडक था। आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। जो लेखक के गांव के सब बच्चे थे, वो नदी के पानी में जाके स्नान करते थे, डूब जाते थे। अंगात गारवा भरला कि पुन्हा काटावर येऊन बसायचं। नदी में जब नहाते थे तभी शरीर ठंडा पड़ता था, तो नदी के काट पे आके बैठ जाते थे। काठा लगत खूब कड़क खड़क होते, मतलब नदी का किनारा था, वहां पे बहुत सारे खडक यानी पत्थर थे। पाण्याच्या प्रवाहामुळं गुळगुळीत सपाट झालेले, लांब रुंद पसरलेले। पानी के प्रवाह के वजह से जो पत्थर थे कैसे हुए थे? गुड़गुड़ित सपाट, मतलब पूरा प्लेन हुए हुए थे। लांब रुंद पसरलेले, बहुत लंबे फैले हुए थे। आम्हाला तिथेच आमचा कॅनव्हास सापडला। वहीं पे बच्चों लोग लेखक को
उनका कॅनव्हास मिल गया. या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती. मतलब ये जो बड़ा पत्थर है उस पे लेखक को बहुत सारे चित्र निकालने आने वाली थी. पण कशाने काढणार? एक सवाल था लेखक को कि कैसे निकाले. तोही मार्ग सापडला. वही जो सवाल था उसका जवाब उनको मिल गया. आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो. लेखक का गांव जहाँ है वहाँ पे तांबूस यानी रेड कलर का एक मुरुम का पत्थर रहता है. शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात. मतलब पीले रंग के भी पत्थर उनके यहाँ पे मिलते हैं. ते दगड आपटले की त्याची पिवळी फिक्की पड़ते. मतलब जो पीले रंग के पत्थर है वो एक दूसरे पर पटक के तो उसकी पिवळी पिवळी फक्की पड़ते. पीले पीले रंग की पाउडर मिलती है. अगदी पिठासारखी असते. मतलब जो चक्की का आटा रहता है उसके जैसी फक्की यानी पाउडर रहती है. हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तयार. मतलब जैसे चाहिए वैसे पानी डाल सकते हैं और पीला रंग तयार कर सकते हैं. मुरमाचा खडा ओला करून घेतला आणि खिडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं. जो मुरुम का पत्थर था वो लेके पानी में गीला करते उसको पत्थर पे उसके सहाय्य से चित्र निकालना शुरू. काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं. लेखक को जब भी चित्र निकालने का था तभी उनके मन में लगता था क्या निकालूं और क्या नहीं. गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो. मतलब घुटने पे टेक के लाइन निकालने में लेखक मग्न होते थे. रेषा काढीत हातभर पुढे सरकल्यावर मागे वळून पाहावं. मतलब लाइन निकालते निकालते हाथ के इतना आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखा तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या. जो लाइन खींचते थे वो लाल कलर की हो चुकी थी. आणखी सुरसुरी यायची और हुरहुरी आती थी. तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्याची साल्ट गेलेली लक्षातच यायची नाही. लेखक इतने चित्र निकालने में मग्न रहते थे कि पत्थर पे उनके घुटनों की छिलटियां निकलते हैं ये भी उनके ध्यान में नहीं आती थी. मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं. फिर बाद में खड़े हुए पत्थर पे मतलब जो खड़े रहते हैं पत्थर उन पे चित्र निकालना शुरू हुआ. काही दिवसांनी वाटायला लागलं कि यात रंग भरावेत. मतलब बहुत सारे दिन के बाद ऐसे लगा अब चित्र निकालते हैं तो उनको कलर करना भी चाहिए. पण ते कुठून आणणार. त्या दिवसात काटेसावर फूलते लाल भड़क होते. जो बच्चों लेखक के मन में आया कि उसमें कलर भरने चाहिए. तो फिर प्रश्न उठा कि वो कलर कहाँ से लाएंगे. तो उस टाइम पे काटेसावर नाम के फ्लावर्स फूलते हैं. उनका रंग रहता है लाल कलर का. तिच्या फुलातले पराग पाण्यात चुरगळले की जांभळा रंग मिळतो. जो काटेसावर फ्लावर है उसके पराग मतलब अंदर के जो बीज रहते हैं वो पानी में डालने के बाद पर्पल कलर मिलता है. शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया भगवा रंग देतात. मतलब एक शेंद्री नाम की वनस्पति है उसके जो बीज है वो भगवा रंग देते हैं यानी ऑरेंज कलर देते हैं. काही पानांचा हिरवा केला मतलब काही पत्ते हैं उनको हरा कलर तैयार किया. चुनाचा पांढरा चुना जो रहता है उसका सफ़ेद कलर. कुंकुआचा लाल मतलब कुंकू जो भगवान को लगाते हैं उसका रेड कलर. आणि दगडाचा पिवळा होताच. मतलब ऊपर जो हम लोग ने पढ़ा है उनके गांव में जो पीले पत्थर रहते हैं उसका कलर पीला उनको तो मिला ही था. बांबूची कवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा. जो बांबू रहता है बांबू तो सबको पता है उसकी जो
काड़ी यानी काटी जो रहती पतली सी, उसको आगे ठेच के उसका ब्रश तयार करते थे. तहान भूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो. मतलब लेखक को ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी. वो इतने मग्न हो जाते थे कि पत्थर पे चित्र निकालना और उसको कलर करना इसमें ही पूरे व्यस्त रहते थे. नजर जाईल तिथपर्यंत चित्र चित्र, मतलब जहाँ तक लेखक की नजरिया पहुंचती है वहां तक ही उनके चित्र ही चित्र निकाले रहते हैं. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा. मतलब वैशाख महीने के साथ बाद में बारिश का महीना आता है. तो जब भी बारिश आती थी तभी क्या होता था, नदी व्हायला लागायची, नदी बहने लगती थी. आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची. मतलब लेखक ने जो चित्र निकाले थे, नदी जब भी बहने लगती थी तो उस नदी के साथ में उस नदी के पानी के बहाव के वजह से उनके चित्र नष्ट होते थे. मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे. मतलब अभी लेखक हम लोग को पर्सनली बता रहे, वो एक एग्जाम्पल है. निसर्ग किती परीने आपल्याला देत असतो ते लक्षात येईल. मतलब जो नेचर है हम लोग को खुद की तरफ से कितना कुछ देता है ये हम लोग को ध्यान में आएगा. मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधन नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही. लेखक को हम लोग को इतना ही बताना है कि हम लोग के पास कोई साधन नहीं है तो अडके बैठने की ज़रूरत नहीं है. तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते. मतलब हम लोग में जोश रहेगा, हम लोग के कुछ एम रहेगी कि मुझे ये करना ही है, तो उसके लिए साधन नहीं है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे नहीं सोचना है. जो भी है उसके साथ आगे बढ़ना ही है. आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा. मतलब जब श्रावण महीना खत्म होने को आता था उस टाइम पे बारिश कम होती थी, पण नदी वाहतच असायची. पर तब तक नदी तो बहती रहती थी. आमचा कॅनव्हस म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महिना उजडायचा. मतलब लेखक जो जिस पे निकालते थे, जो लेखक का कैनवस था चित्र निकालने का, वो था पत्थर. वो पूरा क्लीन होते होते चैत्र महीना निकलता था. तोवर काय करायचं, तब तक क्या करें. त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला. उसमें ही लेखक को मिट्टी का नाद लग गया. मतलब आदत लग गई. लाल भडक मौशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची. बच्चों, लेखक के गांव में लाल रंग की मिट्टी थी. वो कैसी थी, लाल तो थी, मऊशार मतलब एकदम नरम, लोण्यासारखी यानी बटर के जैसी थी. मूर्ती कराव्यात असं ठरवलं. मतलब मूर्ति बनाने का अभी ऐसे लेखक ने सोचा. पण हा मातीचा खेळी लपून छपून करावा लागे. मतलब ये जो मिट्टी का खेल है वो भी उनको चुप चुप के करना पड़ता था. कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला नाहीतर गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा. मतलब लेखक जो ये मिट्टी का खेल खेलते थे वो कहाँ पे खेलते थे, गोठा यानी जो गाय बैल ये जो बांधते हैं उसको कहते हैं गोठा. उनके पीछे बाजू नहीं तो गांव के मंदिर के यहाँ पे बकुड़ीचा झाड़, बकुड़ करके एक फ्लावर रहता है, उसके पेड़ के नीचे ये सब उनकी उद्योग चलते थे. मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही वेळा काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या. लेखक जो मूर्ति बनाते थे वो सूखने के लिए रखते थे, तो वो कई दिन बाद उसको क्रैक पड़ जाता था और वो मूर्ति टूट जाती थी. हिरमोड व्हायचा. मतलब लेखक नाराज होते थे. त्यावर काहीतरी उपाय शोधायला हवा होता. मतलब उसमें वो टूट रही है मूर्तियाँ तो उसके लिए कुछ तो उपाय ढूंढना चाहिए ऐसे लगता था. विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं. मतलब सोच सोचते उनको इतना ध्यान में आया कि गाय जो रहती है उसका जो गोबर रहता है
वो गीला रहता है तो भी वैसा ही रहता है और सूखने के बाद भी सेम रहता है. त्याला तडे जात नाहीत. उसको क्रॅक पडते नहीं है. आम्ही शेण माती मळून घेतलं. तभी उन्होंने मिट्टी और गोबर एक साथ मिला के लिया. आता मूर्ति थोड्या टिकायला लागल्या. अभी उनकी जो मूर्तियाँ थी अच्छे से रहने लगी. तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बरे तडे जाऊन ढपल्या पडायच्या. फिर भी और थोड़ा ज़्यादा दिन जाते जाते उसमें क्रैक पड़ते थे और उसकी ढपलियाँ निकलती थी. पुन्हा विचार सुरू. फिर से विचार करना शुरू. आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा. लेखक के गांव में आठवडी बाजार यानी हफ्ते में एक बार बाजार भरता है. वैसा गांव में हफ्ते में एक दिन बाजार भरता था. महादू आयते कपड़े विकायला यायचा. जो महादू नाम का गृहस्थ था वो रेडीमेड कपड़े बेचने के लिए आता था. सगळा डोंगर भाग. लेखक का गांव जो था वो डोंगर भाग था. फक्त पायवाटा. उसमें से पायवाटा मतलब छोटी वाट जो रहती है उसको कहते हैं पायवाटा. तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा. जो माल बेचने का था वो किस पे लाद के घोड़े पे लाद के लेके आता था. नांदरुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची. जो नांदरुकी का पेड़ है उसकी छावें बहुत बड़ी पड़ती थी. तो झाडाच्या मुळाला घोडा बांधून ठेवायचा. इसी छाव के नीचे जो महादू गृहस्थ है अपना घोड़ा वहाँ पे पेड़ के यहाँ पे बांधता था. आम्हाला घोड्याची लीद दिसली. लेखक को घोड़े की लीद दिखी. लीद म्हणजे घोड्याचं शेण. लेखक ने बताया लीद किसे कहते हैं. घोड़े का जो गोबर रहता है उसके कहते हैं लीद. त्यात बरेच धागे दिसत होते. उसमें बरेच से धागे उनको दिखाई देते थे. हे धागे मातीत धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला. मतलब ये जो धागे जो दिखाई दिए वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे ऐसे लेखक ने सोचा और वैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. आता आमच्या मूर्तींना बिल्कुल तड़े जात नव्हते. अभी जो उन्होंने प्रयोग किया था एक्सपेरिमेंट किया था उसके वजह से उनको मूर्तियों को बिल्कुल भी क्रॅक नहीं पड़ते थे. केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नाही. मतलब लेखकों को इतनी खुशी मिली कि वो वर्ड में बोल ही नहीं सकते या बता नहीं सकते. मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला. मतलब लेखक सेकेंडरी में थे तभी उन्होंने स्कूल में आर्किमिडीज इस शास्त्रज्ञ का पाठ पढ़ा था. त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा. मतलब उसको जो चाहिए था वो ढूंढने के लिए वो छोटे छोटे चीज़ों में भी वो चीज़ें ढूंढता रहता था. ते सापडल्यावर तो नाणी घरातून युरेका करत धावत सुटला. और जब भी उस आर्किमिडीज को उसकी जो चीज़ें यानी उसको जो तत्व चाहिए था जिस गोष्ठी में से जो चीज़ों में से उनको मिला तभी वो बाथरूम से युरेका करते हुए दौड़ते निकले. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं. मतलब बच्चों यहाँ पे लेखक को आर्किमिडीज के जैसे खुशी हुई है कि उनकी जबी मूर्तियों को क्रैक पड़ना रुक गया था. आपल्या पुरता का होईना पण तो एक शोध होता. मतलब लेखक को ऐसे लगता था अपने लिए क्यों ना हो ये एक शोध है. मुलांनो मी तुम्हाला एवढंच सांगीन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे. लास्ट में बच्चों लेखक हमें बता रहे हैं कि हर बच्चे में एक आर्किमिडीज दडलेला आहे. मतलब आर्किमिडीज एक छुपा हुआ है. त्याला कायम जागत ठेवा. उसको हमेशा कायम जगते रखना है. तुमचा आभाळ कायम आनंदाने भरलेलं राहील. हमेशा तुम लोग का जो जीवन है आनंद से भरा हुआ रहेगा.
तो बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जिसमें आपको इस चैप्टर के प्रश्न के उत्तर बताऊंगी। टू डोंट मिस दिस वीडियो, सो टिल देन बाय।